हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिकी कोचिंग राइज 2 में आपका वेलकम है। आज हम आप लोगों को देखिए पार्ट 5 ये मानव स्वास्थ्य का देखिए पार्ट 5 शायद ये लास्ट वीडियो आपका हो जाए। इसी में आज हम आपको खत्म कर देंगे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। देखिए बहुत लंबा चैप्टर था, सभी बीमारियों को एक एक करके हमने बताया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है देखिए इस वीडियो में हम आपको वैक्सीन या टीकाकरण के बताते हैं। मानव स्वास्थ्य तथा रोग की देखिए चार पार्ट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, अपना आप नोट अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए। बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए वैक्सीन या टीकाकरण, देखिए सबसे पहले वैक्सीन या टीकाकरण की देखिए खोज किसने की थी यह हम आपको बताते हैं। खोज देखिए एडवर्ड जेनर ने की थी। क्या एडवर्ड, देखिए एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अब आपको मालूम ही होगा कि एडवर्ड जेनर कौन थे, बताइए कौन थे और इसने क्या किया था और कब किया था। देखिए ये भी हम आपको बताया 1798 में किया था। कब किए थे? 1798 में किए थे। एडवर्ड जेनर ने जब पहले बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भयंकर आती, जैसे हैजा, कालरा, पूरा पूरा गांव सब हो जाता था। ठीक है, तो इन्होंने एडवर्ड जेनर ने 1798 में ये टीके की खोज की। टीकेकरण को वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। इससे बड़ी बड़ी बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। ठीक है, इस टीके में देखिए जैसे आप अभी हाल में आपको कोरोना आया। कोरोना क्या थी? बहुत बड़ी बीमारी थी जिससे क्या हुआ, सभी लोग मरने लगे। तो इसकी क्या हुआ, टीका सभी लोग लगवा रहे थे ना, तो टीका क्या कर रहा था, सभी को रोक रहा था। इससे क्या आपको ये बचा रहा था। क्या करता है? बचाव है। टीका क्या है? बचाव है, जो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से क्या करता है? बचाता है। वो बीमारी जैसे छोटे छोटे बच्चों को टीका लगता है, मस्तिष्क का टीका लगता है, जिस कोई भी बीमारी है, बीमारियों से बचने के लिए आपको टीका, जैसे काली खांसी है, कुकर, बहुत से है। तो इस तरह बहुत जो बीमारियां हैं, वैक्सीन का क्या प्रयोग है इसका हम आपको नोट भी देते हैं, मतलब लिखवाते भी जाते हैं, बताते जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए वैक्सीन क्या है। सबको समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पहले नोट दिखाते जाए, उसके बाद आप लिखते चलिए। देखिए एग्जाम में इसी तरह आता है। टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, टीकाकरण टेक्साइल की तुलना में वर्णन कीजिए। ठीक है, वैक्सीन क्या है, किन्हीं दो वैक्सीनों के नाम, उनका नाम लिखिए। वैक्सीन उत्पादन, कोई भी क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे। देखिए इसीलिए हम आपको बुक से भी बताते जा रहे हैं ताकि आपको नोट खराब न होने पाए। क्वेश्चन हमने देख लिया, अब आगे हम आपको देखिए आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले टीका आप लिखिए। चलिए दिखाई दे रहा सभी को, तब आगे बोलें, सफा हो जाए। देखिए वैक्सीन अथवा टीकाकरण का प्राय कोशिका निलंबन होता है। यह कोशिका उत्पार्जित उत्पादक होता है जो जो पतझड़ कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षी के निर्माण को भेद करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम, देखिए जो है ना, आप क्षमता प्रतिरोध क्षमता का यह क्रिया का देखिए टीकाकरण कहलाती है। सबसे पहले देखिए सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने, देखिए बताया ना, टीकाकरण की तकनीक गतिशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध, हम कल बताया कि चेचक क्या था, महामारी थी। जब महामारी आती थी तो आप पूरा पूरा गांव सफा हो जाता था। इसी बचाव के लिए क्या हुआ, एडवर्ड जेनर ने क्या किया, एक टीके की खोज की। ठीक है, चेचक के उपयोग किया। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। चलिए इतना लिख लिया आप लोग। चलिए आगे चलें। चलिए अब नीचे आते हैं। देखिए अब देखिए टीके या वैक्सीन के प्रकार। देखिए जो टीके वैक्सीन है ये देखिए दो तरह के होते हैं। एक जीवित, देखिए एक जीवित जो जीव होते हैं उसको मार के बनाए जाते हैं। एक जो मरे हुए जीवों से मार के बनाए जाते हैं, क्योंकि शरीर में प्रवेश कराने पर हो सके। देखिए कोई छोटी छूटा रहे आपको बता दीजिएगा, छूटा नहीं होगा। चलिए आगे बताएं। देखिए टीके पहले जैसे मानते थे निम्न प्रकार से जीवित प्रतिजन से निर्मित वैक्सीन।
जो जीवित जीवाणु होता है वो शरीर में आपके क्या होता है, बहुत दिनों तक टिका रहता है, और जो मरा हुआ होता है वो कम टिका होता है। देखिए जीवित पर्यंत निर्मित वैक्सीन, इसमें जीवित जीवाणु या विषाणु को छीड़ करके करके घोल तैयार किया जाता है, जो प्रतिजन युक्त इस प्रकार का वैक्सीन अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में प्रविष्ट कराने में जीवाणु या विषाणु गुणन करके बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों के इनका विष भी रहता है, जिससे कि अधिक प्रभावशाली होते हैं। इनके प्रभाव से उत्पन्न प्रतिरोध क्षमता अधिक लंबे समय तक सही में बनी रहती है। ओके, लिखते चलिए, धीरे धीरे आपको लोग बताते चल रहे हैं। चलिए हो गया, तो अब आगे बढ़ें। चलिए अब नीचे आते हैं। अब देखिए इसके बाद है मृत प्रजनन से निर्मित वैक्सीन। इसमें सूक्ष्म जीवों को मृत करके, ठीक है, सूक्ष्म जीवों को मृत करके उनका घोल इंजेक्शन शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि रोगजन सूक्ष्म जीव रोग का प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाता है, अतः टीकाकरण के बाद इसका दुष्प्रभाव कम दिखाई देता है। यह वैक्सीन प्रजनन निर्मित वैक्सीन की अपेक्षा कम। देखिए दो मृत प्रजनन से होता है। अब देखिए तीसरा, देखिए प्रजनन में अविष से निर्मित वैक्सीन। देखिए है ना, कुछ रोगजनक जीवाणु को जो बड़े आविष उत्पन्न करते हैं, प्रजनन से अलग करके यह भाग अविषाप के रूप में शरीर में प्रवेश कराकर प्रतिरक्षित प्रत्याग के रूप में निर्माण के क्या उत्प्रेरित किया जाता है। इस श्रेणी में टिटनस, टाइफाइड के वैक्सीन आते हैं, जो इन रोगों से बचाव एक बहुत सरल तथा सुरक्षित साधन होते हैं। ठीक, चलिए 2 लिखिए, एक बचा है, बस आपका देखिए पूरा हो जाएगा ये। देखिए टीके से हमें बड़े बड़े रोगों पर नियंत्रण पाया जाता है। देखिए जैसे जैसे आप देखते हैं, सबसे महंगा देखिए आपका जो टीकाकरण बनता है वो बिच्छू के विष से बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब मिश्रित वैक्सीन। देखिए मिश्रित वैक्सीन का कभी कभी दो से अधिक भिन्न प्रकार के रोगों के रोगजनक सूक्ष्म जीवी अथवा प्रजननों के मिश्रण से एक वैक्सीन तैयार किया जाता है। इसमें सभी वैक्सीन मिलाकर एक वैक्सीन का निर्माण किया जाता है, जिससे कि इससे सभी वैक्सीन के गुण आ जाते हैं और शीघ्र ही कई रोगों की प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण डिप्थीरिया, कुकर खांसी। देखिए टीटनस हम लोग वैक्सीन में बताए थे ना कि डीपीटी का टीका। देखिए डीपीटी का टीका, जैसे आपको टीबी वगैरह होती थी तो बीसीजी का टीका लगाया जाता था। ऐसे ही रोगों से बचने के लिए अलग अलग तरह के क्या क्या किया जाते हैं, टीके बनाए गए हैं। देखिए डीपीटी है, डीपीटी देखिए है ना, डीपीटी डिप्थीरिया 25। देखिए फिर टिटनस, देखिए डिप्थीरिया, कुकर, कुलर, खांसी, टिटनस, ये सब चीज़ें देखिए अगर टीका लगा रहेगा तो आपको कोई भी जैसे बीमारी आपको नहीं होगी। कोई मतलब जैसे 3-4 जिसका टीका लगा रहेगा उसका असर आपको नहीं करेगा। ओके। चलिए अगर हो गए तो आगे बढ़ें। देखिए ऊपर का भी छूटा आप पूरा कर लीजिएगा। देखिए कोई भी छूटने न पाए। देखिए इसमें आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए छूटने न पाए, एक एक करके देखिए नोट बहुत अच्छा बनवा रहे हैं। चलिए देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। चले अब देखिए अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू के कारक अपकर्ता का नाम तो रोग का लक्षण तो बचाए। देखिए स्वाइन फ्लू आपको जो होता है, देखिए शॉर्टकट में आता है अगर 1 नंबर में तो कैसे लिखेंगे। देखिए स्वाइन फ्लू एक विषाणु जनित रोग, इसकी अनेक इंस्टेंस पाई जाती है। H1, देखिए H1N1, H1N2, H3 आदि नामों से जाना जाता है। इस विषाणु का संक्रमण सुअरों के संपर्क में रहता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण तीव्र सिर दर्द, बुखार, ठंड लगा, शरीर में दर्द, बिचली आना, वमन, नाक का बहना, गरम जलन, खराश सांस लेना, कठिनाई होगी, सर्दी जुकाम लगना,
इस रोग से बचाव के लिए हाथों और नाखून की उचित सफाई करनी चाहिए। छींकते खाते समय मुंह को ढक लेना चाहिए। रोग ग्रसित व्यक्ति को कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना चाहिए। ओके, देखिए देखिए 1 नंबर का भी ये भी लिखवा दे रहे हैं कि कितना लिखना कितना। स्वाइन फ्लू को अच्छी तरह से जान जाइए एकदम। एक बार पढ़ लीजिए अपने मन से, आप बना कर भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर लिखे होंगे तो अब दोबारा मत लिखिएगा, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए। चलिए मुझे बताइए फटाफट। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? देखिए इसमें लिखिए, देखिए ये निशान लगा दे रहे हैं, दूसरा 8वां भी लगा दे रहे हैं। ठीक, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिए। मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? श्वेत, देखिए WHS है, ये प्राकृतिक विनाशकारी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? देखिए श्वेत रुधाणु लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। प्राथमिक लसिका अंग देखिए अस्थि मज्जा थाइमस है। द्वितीयक लसिका प्लिया लसिका नोट्स टांसिल अपेंडिस व छोटी आंत के पियर्स देखिए पंचेज आदि हैं। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिए, तब आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नीचे वाला भी, ये भी लिख लीजिए, ये भी सही है। देखिए यदि मानव शरीर के थाइमस ग्रंथि निकाल दी जाए तो उसके प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? थाइमस मानव शरीर प्राथमिक देखिए लसिकाभ अंग है, जहाँ आप परिपक्व लसिकाणु प्रजनन संवेदनशील लसिकाओं में विभेदित होते हैं। यदि शरीर में थाइमस ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो इन लसिकाओं का प्रतिजन संवेदनशील लसिकाओं का विभेदन नहीं हो पाएगा। बस इसको भी लिख लीजिए कम से कम। ओके, चलिए अभी थोड़ा बहुत लिखना है, अभी इसी बात नहीं है, नोट अभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब क्या करेगा लिखना भाई, क्या छोड़े? देखिए छोड़ने लायक हो तो छोड़ देते हैं। नहीं लिखेंगे मन तो कम से कम एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आ जाए अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ें। चलिए ठीक है। देखिए अगला, सक्रिय चेस्ट और निष्क्रिय निश्चेतक पदरक्षा में अंतर। देखिए एक तरफ वेरी सक्रिय चेस्ट और निष्क्रिय प्रति क्षमता। देखिए जब व्यक्ति के शरीर को अपनी और कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती है तो इस प्रकार की रक्षा सक्रिय चेस्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। देखिए जब शरीर की रक्षा, इसी को अपोजिट चेक करिए, ये प्रतिरक्षा धीमी, देखिए ये प्रतिरक्षा धीमी होती है, ये तुरंत राहत पहुंचाती है। देखिए दोनों को आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। देखिए इसके शरीर पर किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, इस शरीर की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये पूरे जीवन कार्य करती है, पूरा समय के लिए। देखिए ये इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है। मानव देखिए बीमारी प्रतिरक्षा है, देखिए मानव में काले काती रेबीज पोलियो आदि रोग टीकाकरण के हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए फटाफट। न दिखा दे, लाइट जला दे आपको, दिखा दे रहा? चलिए ठीक है। चलिए देखिए पकड़ के, मतलब 1 मिनट आ जाता है, मिनट तक क्या करें, नहीं तो आप लोग लिख नहीं पाते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा कर दें, आपको सफ़ा कर दे रहे हैं, दिखाई दिया सबको? चलिए देखिए
ओके, चलिए दूसरा अंतर बताते हैं आपको। देखिए इंटर की पढ़ाई कितनी अंतर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, सहज जन्मजात उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। देखिए सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। सहज जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की देखिए अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। उपार्जित प्रतिरक्षा ये विशिष्ट होती है। ये जन्म के समय से मौजूद होती है। लक्षण से देखिए बी और टी को क्या होती है। अभी बी और टी हम आपको बता रहे हैं, पहले अब इतना लिख लीजिए, बताएं आपको। देखिए ठीक, देखिए प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार का अवरोध खड़ा करने में होती है, जैसे शारीरिक रोग, कारकी रोग, कास्की रोग, देखिए साइटोकाइन रोग आदि। ये हमारे शरीर में जो पहली बार किसी रोग जनक का सामना करते हैं अनुक्रिया करती है, बाद में उसकी जनक रोग का देखा ना। देखिए कह लीजिए एक पॉइंट और है इसका उदाहरण, तब मैं आपको बताएं। देखिए देख लीजिए, ठीक। चलिए हो गया, तब बताइए फटाफट आगे बढ़ें। चलिए इसको 5 करके वीडियो आप लिख लीजिएगा, अभी इसका आगे और दिखाने पर। ओके, चलिए इसके एक पॉइंट और ऊपर लिख लीजिए उदाहरण। देखिए इसका जो है, मानव त्वचा रोगाणु सभी प्रवेश देखिए को रोकती है। मुंह की लाल, आंखों के आकर रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। देखिए मानव में चेचक की बीमारी के लिए प्रतिरक्षा है। ओके, देखिए जस्ट उसी का है। देखिए ये जो अभी आप लिखे हैं इसका, इसी के देखिए ये क्या है, आपका उदाहरण है। चलिए हो जाए, अभी आगे बढ़ाने पे प्रतिरक्षा बताते हैं। चलिए हो गया, चलिए ठीक। देखिए देखिए प्रत्यक्ष प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। देख रहे हैं, देखिए पौड़ मानव में टी तक बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं। टी एवं बी लिम्फोसाइट परिपक्व। देखिए टी एल बी लिम्फोसाइट है ना, उपाधि प्रत्यक्ष। देखिए ये है, तो इसी में देखिए 3 क्वेश्चन 3 तरह के हैं, ताकि आपको देखिए परेशानी न हो, आप अच्छी तरह से लिख सकें। देखिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन के बाद। देखिए पहले देखिए प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए इसलिए हम आपको क्वेश्चन वाइज दिखा रहे हैं कि एक क्वेश्चन के अंदर कितना हमको लिखना है। ये चीज़ अगर एग्जाम में अगर आ जाए, देखिए बहुत से होता है कि आदमी क्वेश्चन पढ़ा दे, लिखा जाता है, लेकिन वो लिख नहीं पाता है। इसलिए देखिए हम इससे आपको नोट बनवा रहे हैं, ताकि आपको जी कितना पढ़ना है कितना नहीं। अभी लेक्चर हम आपको खड़ा ऊपर ब्लैक बोर्ड पर देते हैं। प्रतिरक्षण देखिए तंत्र, अनेक अंग हमारे सही प्रकार के, देखिए ना, देखिए अनेक अंग हमारे शरीर में सभी प्रकार के रोगोत्पादक जीवों अर्थात रोगाणु एवं प्रतिजनों को प्रभाव प्रतिरोध करके देखिए समस्थिरता बनाए रखने के लिए एक तंत्र की रचना करते हैं, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। देखिए है ना एकदम। देखिए इसमें कुछ काटने लायक नहीं है, अंतम काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं, कुछ इस काटने लायक नहीं है। चलिए आगे देखिए प्रतिरक्षी प्रक्रिया प्रणाली में एंटीबॉडी का निर्माण करके, देखिए एंटीबॉडी जो होती है ना, जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को करती हैं। इसके लिए रुधिर लसिका में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट शरीर में प्रवेश करके रोगाणु उनके एंटीजन प्रति सुग्राही हो जाते हैं और बाहरी जीव रोगाणु को पहचान उनको नष्ट करके उनसे जीवन पर सुरक्षा प्रदान करते। इस प्रकार प्रतिरक्षी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक, देखिए इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे तो हम बताते हैं आपको। चल आगे नीचे बढ़ें। देखिए आक्रमण की पहचान करना। देखिए कोई भी जो रोग आपको होता है, तो कोई ना कोई विषाणु आपको क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं।
तो प्रतिरक्षी प्रक्रिया का पहला और सबसे प्रमुख कार्य आक्रमण की पहचान करना है। प्रतिरक्षी तंत्र की लिम्फोसाइट शरीर में आए बाहरी पदार्थों को, रोगाणुओं को पहचानने और उनको नष्ट करने का कार्य करती है। यह कार्य टी और बी लिम्फोसाइट, देखिए टी और बी लिम्फोसाइट यही एक चीज मतलब करता है कि आपके अंदर कोई भी जैसे कोई भी रोग होता है तो टी और बी लिम्फोसाइट का है मतलब ये कहाँ से आया, कैसे आया, इस उससे क्या करते हैं, लड़ते हैं। जब लड़ते हैं तो हार जाते हैं तो वो रोग आप पर हावी हो जाता है। ठीक, टी और बी लिम्फोसाइट, देखिए इसका यही काम, यही कार्य है। इसलिए देखिए एग्जाम में कई बार देखिए पूछ चुका है, देखिए पूछा ना, इसीलिए देखिए इसको ऐसे करवा रहे हैं। ओके, देखिए आक्रमण करने के बाद देखिए अब आगे आते हैं। आक्रमण से बचाव या एंटीबॉडी को नष्ट करना। देखिए आक्रमण से बचाव या एंटीजन को नष्ट कैसे किया जाता है। एंटीबॉडी निम्नलिखित 4 प्रकार से बाह्य रोगाणुओं के एंटीजन को नष्ट करता है। देखिए निष्प्रभावी करके, निष्प्रभावी समझते हैं, निष्प्रभावी करके, निष्प्रभावी मतलब जैसे उसकी गतिशीलता को कम कर देना, उस पर कोई उत्तेजित पदार्थ ना डाल के निश्चयात्मक करना, जैसे मादक पदार्थ को ही कर दें। एंटीबॉडी विषाणुओं को चिपका कर उनके शरीर और देखिए उनके चारों ओर का एक अंश बना लेती है, जिससे विषाणु कायिक कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली से नहीं चिपकने पाते हैं और उनको प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार एंटीबॉडी जीवाणुओं के विष को भी निष्प्रभावी कर देती है। ओके कि नहीं। देखिए निष्प्रभावी का, अब देखिए समूह में होता है। अकेली एंटीबॉडी कोई एंटीजन से जुड़कर उनका समूह में एकत्र कर देती है। बाद में इन समूहों को मैक्रोफेज कोशिकाएं निगल कर नष्ट कर देती हैं। ओके, ठीक है। देखिए अवक्षेपण, देखिए अवक्षेपण, एंटीबॉडी विलेय एंटीजन से जुड़कर उनको अविलेय बना देती हैं, फिर ये अवक्षेपित हो जाती है और मैक्रोफेज द्वारा नष्ट हो जाती है। ठीक, देखिए देख लीजिए, नष्ट हो जाती है। यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा लिखेंगे तभी तो आप सीखेंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अवक्षेपण के बाद देखिए अवक्षेपण के बाद है पूरक तंत्र का सक्रियण। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अवशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र के पूरक प्रोटीन अणुओं की श्रृंखला को सक्रिय कर देते हैं। ये प्रोटीन जीवाणु कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली में रंध्र कर देते हैं, जिससे ये फूल कर फट जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। देखिए इस तरह भी या आपके शरीर में जी जो होता है वो नष्ट करके कैसे वो आपको रोगाणु से लड़ने की क्षमता आपको बताते हैं। ठीक नहीं, आराम से करिए, छूटने न पाए एकदम। देखिए इसलिए हम आपको धीरे धीरे आपको बता रहे हैं ताकि अभी कोई चीज़ छूटने न पाए, आप अच्छी तरह से देख के लिखते भी आ गए। अब देखिए कोई चीज़ बड़ा है तो उसके लिए हम क्या करें भाई, छोड़वा देंगे अभी तो वो भी तो अच्छा नहीं है। देखिए आक्रमण को याद रखना। प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले पदार्थों को याद रखने वाली स्मृति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। बी तथा टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट स्मृति कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं, जो रुधिर एवं लसिका में सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। शरीर में दूसरी बार उन्हें एंटीजन के प्रवेश करते ही उसकी विरोधी सभी स्मृति कोशिकाएं सक्रिय होकर संक्रमण से शरीर की रक्षा के लिए तत्पर हो जाती हैं। इसे द्वितीय प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ओके, देखिए टी लिम्फोसाइट या टी कोशिकाओं में एंटीजन की प्रति अनुक्रिया। आपको बताएं टी और बी का क्या काम है, समझ में आया नहीं कि ये शरीर में कोई भी रोगाणु या कोई भी आपको प्रवेश करता है तो इनका ये काम है कि उसको पहले उसको यहाँ से निकालने का। तो निकालने के लिए कई तरीके हैं ताकि आपको देखिए रोग न लगने पाए। ओके, अब देखिए टी लिम्फोसाइट रोगाणु द्वारा उत्पन्न एंटीजन के संपर्क में आने पर टी लिम्फोसाइट सक्रिय हो जाती है और वृद्धि करके समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती है। विभाजन में निम्नलिखित 4 प्रकार के टी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, देखिए टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार के होते हैं। पहले इतना देखिए तब आपको बताएं। देखिए 4 प्रकार में देखिए पहला जो है देखिए पहली जो है 4 प्रकार को देखिए मारक कोशिकाएं।
एक कोशिकाएं रोगाणु से कोशिकाओं के सीधे आक्रमण कर उन्हें नष्ट करती हैं। मारक कोशिकाएं मतलब वो मारने के लिए देखिए सीधा आक्रमण करती हैं। किलर देखिए किलर टी सेल देखिए क्या करती है, मारक उनसे लड़ती हैं और लड़ते लड़ते अगर नहीं जीत पाती हैं तो दूसरी कोशिकाएं काम करती है। देखिए दूसरी क्या है, दमनकारी या निरोधक कोशिका। जैसे एक राजा रहता है, अगर वो नहीं जीत पाता है, देखिए अपनी एक सेना को भेजता है, नहीं जीत पाता दूसरी सेना लगाता है, तो उसी तरह चाहता है कि देखिए इनकी सेनाएं लिम्फोसाइट होती हैं। देखिए क्या दमनकारी या निरोधक कोशिकाएं ए शरीर को अपनी कोशिकाओं को नष्ट करने से बचाव के लिए संक्रमण समाप्त करने के बाद टी या बी कोशिकाओं की सक्रियता को समाप्त कर देती हैं। ठीक, चलिए देखिए धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं। देखिए सहायक कोशिकाएं, एक कोशिकाएं बी कोशिकाओं की सक्रिय कर देता है। इनके शरीर को स्वाभाविक देखिए इंटरल्यूकिन 2 प्रकार विभिन्न टी कोशिकाओं में सक्रियता बढ़ाकर प्रतिरक्षित प्रतिक्रिया को बढ़ाती हैं। देखिए स्मृत कोशिकाएं रोगाणुओं के संपर्क में आए कुछ बी कोशिकाएं संवेदनशील होने के बाद लसिका ऊतक में स्मृत कोशिकाओं के रूप में संगित हो जाती हैं और आजीवन जीवित रहती हैं। पुनः वही आक्रमण होने पर ये कोशिकाएं तुरंत ही सक्रिय हो जाती हैं। ठीक, स्मृत कोशिकाएं देखिए इसका एक काम। देखिए आपका छूटे ना, लिखी आराम से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी भी नहीं है। ये वीडियो में पूरा एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बस ये लास्ट, अभी देखिए 4 क्वेश्चन और आपको देंगे तब जाके लास्ट होगा। देखिए बी लिम्फोसाइट बी कोशिकाओं के एंटीजन के प्रति क्रिया। ऊतक द्रव में एंटीजन के प्रवेश कर जाने पर बी लिम्फोसाइट उद्दीप्त होकर एंटीबॉडी बनाती है। एक विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए विशेष प्रकार की बी कोशिकाएं होती हैं। कुछ बी लिम्फोसाइट सक्रिय होकर प्लाज्मा कोशिकाओं का एक क्लोन बनाती हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं लसिका ऊतक में रहकर एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। ये एंटीबॉडी लसिका रुधिर में परिवहन करती रहती है। कुछ सक्रिय बी लिम्फोसाइट इसमें कोशिकाओं के रूप में लसिका ऊतक में संचित हो जाता है। शरीर में पुनः वही संक्रमण होने पर ए अपने जैसे लाखों कोशिकाएं बनाकर तेजी विशिष्ट एंटीबॉडी का उत्पादन प्रारंभ कर देती हैं। देखिए टी लिम्फोसाइट ये खत्म हो गया, फिर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया आपकी खत्म हो गई। ओके, चलिए लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। और अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा है, हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ें। देखिए दोस्तों अगला एलर्जी क्या है, देखिए इसको हम आपको बताते हैं। देखिए अचानक छींक आने लगी या घबराहट के साथ जोर जोर से सांस लेना पड़े, अथवा अचानक शरीर पर खुजली चलने लग जाए या सभी कारक एलर्जी के होते हैं, जो भिन्न कारकों के विभिन्न असलोनुसार उत्पन्न हो सकती है। इसी को एलर्जी कहते हैं। देखिए आप लोग लिख लीजिए पहले अच्छी तरह से। थोड़ा सा लिखना है, एलर्जी ज़्यादा नहीं लिखना है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना पड़े। ठीक हो गया। ठीक, देखिए चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। देखिए जो बच्चा है आपको खोज को थोड़ा थोड़ा लिखवा दे रहा है। चलिए अब आगे देखिए मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र है। देखिए मानव शरीर है ना, देखिए लिम्फ नोड्स हैं, ये टेम्पल्स है। देखिए थोड़ा देख लीजिए, लसिका तंत्र है। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। देखिए
मानव से परिचित निम्नलिखित अंग है जिसके लसिकाप अंग है, लसिका ऊतक का कोशिकाएं हैं, घुलनशील और जैसे पत्रच्छी है ना। तो लसिका अंग का देखिए देखिए यहाँ से लिखिए लसिकाप अंग है, यही वे अंग है जिनमें लसिका देखिए लसिकाणु की उत्पत्ति या परिपक्व मैचुरन और प्रत्युत्पन्न देखिए है ना होता है। अस्थिमज्जा, बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाप अंग हैं, है ना। इसी से लिखवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ तक है लसिकाप अंग है, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए भैया बताइए फटाफट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखिए अस्थिमज्जा, देखिए अगला था लसिकाप अंग, वहाँ से लिखवा दिए। अब लगाते हैं अस्थिमज्जा। देखिए अस्थिमज्जा बोन मैरो का मुख्य लसिका अंग है। यहाँ पर लसिकाणुओं समेत रुधिर की सभी कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। बस इतने लिखिए, बस थोड़ा सा लिखिए, बस एकदम थोड़ा नॉलेज आपको रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको लिखिए। देखिए प्लिया की आकृति सेम की तरह होती है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षाणु होते हैं। ठीक है, होते हैं। ये रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्मजीवों विजातीय समाप्त करके रुधिर निस्पंदन का कार्य करती है। प्लिया में लाल रक्त कणिकाओं का विशाल भंडार होता है, इसलिए इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। देखिए शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लिया कहते हैं। इस देखिए स्प्लीन है ना, स्प्लीन है, ये ध्यान दीजिए। यह शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथ होती है। देखिए आपको ये बता दे रहे हैं, लेकिन ना दिखाई दे आपको, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए ये भी है, लसिका ग्रंथि है। देखिए दोनों 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 दिखा है। ये छोटी छोटी संरचनाएं पूरे मानव शरीर में फैली रहती हैं, जो लसिका तंत्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर उपस्थित होती हैं। ये सूक्ष्म जीव दूसरे प्रतिजन लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं, तो लसिका ग्रंथि उन्हें पकड़ लेती है। देखिए यहीं तक लिखना है, बस पकड़ लेती हैं। फिर नीचे देखिए ये तिलस्म में संबंध लसिका ऊतक मॉल्ट कहलाते हैं। ये मनुष्य के शरीर में लसिका ऊतक का लगभग 50% अधिक मात्रा में उपस्थित। बस इतने लिख लेंगे, आपका देखिए हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए हो जाए, वीडियो में बड़ा हो जाता जा रहा है फटाफट। देखिए ना दिखा था आपको, दिखा दे रहा पूरे आप बड़ा मिला लीजिएगा, कुछ छूटे ना। चलिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, वैक्सीन और टॉक्साइल में तुलना या अंतर देखें जो है वो आपको देखिए लिखवा दे रहे हैं। तो देखिए वैक्सीन मृत, कमजोर या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव उनके उत्पादन तैयार किए जाते हैं। टॉक्साइन देखिए बराबर में टॉक्सिन है, जिन सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादन टॉक्सिन उत्पादित करके अर्थात उनके विषगुणों के समान करके तैयार किया जाता है। वैक्सीन अन्य प्रकार के होते हैं, जिसमें टॉक्साइड भी एक प्रकार की श्रेणी है। देखिए टॉक्साइड एक प्रकार की वैक्सीन ही है। सभी वैक्सीन टॉक्साइड नहीं होती, सभी टॉक्साइड वैक्सीन होते हैं। देखिए दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक, देखिए पहले आपको दिखा देते हैं, देखिए आप लोग गलत ना होने पाए। बस इसको लिख लीजिए बढ़िया से, फिर उसको लिखिए तब।
चलिए अब इसको लिखिए। चलिए अगर हो गया तो आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जल वही तो रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये भी है। देखिए तो नंबर 1 स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। समय समय पे जल स्रोतों की सफाई करते रहना चाहिए। मल मूत्रों के निस्तारण की वैज्ञानिक पद्धतियाँ अपनाना चाहिए। देखिए मच्छरों की वृद्धि रोकने के नाले खुला में पानी के अत्यधिक दिनों तक रुकने नहीं देना चाहिए, है ना। देखिए अच्छे से लिख लीजिए। चलिए चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगर न दिखाई दे, देखिए पास से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे। देखिए प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, रोगों से सुरक्षा इम्यून प्रतिक्रिया। हमारे शरीर पर वातावरण में उपस्थित अन्य प्रकार रोगात्मक विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों तथा परजीवी जंतुओं का आक्रमण होता रहता है। शरीर के भीतर होकर ऊतकों द्वारा देखिए आक्रमणकारी जीवों द्वारा विषैले पदार्थ मुक्त होते हैं। शरीर के लिए विषैले पदार्थों को प्रतिजन कहते हैं। शरीर में सभी प्रकार के रोगात्मक जीवों तथा रोगाणुओं और प्रतिजनों के दुष्प्रभाव को प्रतिरोध करके समस्ता होमोस्टैसिस बनाए रखने की क्षमता होती है। इसी शरीर की प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। देखिए इम्यूनिटी है ना, बस इम्यूनिटी कहते हैं, बस इतना देखिए लिखिए तब आपको बताना है। देखिए न दिखाई दे, आप लोग उधर देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए हो गया आपका। देखिए प्रतिशत इम्यूनिटी है जो आपको। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए इसके बाद आते हैं यहाँ पे लिखना आपको तथा इसके अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद होते हैं, स्वाभाविक सहज एवं उपार्जित। देखिए ध्यान से देखें। तथा इसके अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान तथा इसके अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। प्रतिरक्षा के दो प्रमुख भेद होते हैं, स्वाभाविक सहज एवं उपार्जित। अब देखिए आगे। देखिए स्वाभाविक सहज में पूरा नहीं लिखना, बस थोड़ा सा। देखिए यहाँ शुरू करना, यहाँ तक लिखना है, पूरा आपको नहीं लिखना है।
देखिए स्वाभाविक स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्राकृतिक जीनोटाइप पर आधारित जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, अतः यह किसी विशेष रोग या विशेष रोगों में शरीर की सुरक्षा व्यवस्था न होकर सभी प्रकार के रोगों का सामना करने की क्षमता होती है। इसलिए इसे आनुवंशिक प्रतिरक्षा तथा प्राकृतिक प्रतिरक्षा तथा व्यापक और शिष्ट सुरक्षा भी कहते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको पास करके दिखा दें। देखिए देखिए ठीक है ना। ओके, अब चलिए नीचे देखिए, इतना बस ये खत्म हो गया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। देखिए देखिए इस देखिए सहज स्वाभाविक